एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज जो ये सेशन होगा, ये सेशन होने वाला है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। अधिगम अक्षमताएं या अधिगम निर्योग्यताएं क्या होती हैं, कौन कौन से अधिगम निर्योग्यताओं के प्रकार होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हर स्टेट टेट में पूछे जाते हैं, चाहे सी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी मतलब कोई भी आप स्टेट टेट उठा के देख लो एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट है, इन सभी को हम लोग आज कवर करेंगे। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, कुछ भी आपको इसमें जो है ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी कि ये अधिगम अक्षमताएँ होती क्या हैं। बेसिकली देखो, अधिगम अक्षमताओं का नाम जो है, नाम से ही आप समझो कि जो अधिगम है, ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है, और अक्षमता का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कमी हो जाना। ठीक है, यानी कि जब आपके सीखने में क्या हो जाती है, किसी क्षमता का अभाव हो जाना, किसी क्षमता का अभाव हो जाना, एक या एक से अधिक क्षमता का क्या होना, अभाव होना, आपका क्या कहलाता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहलाता है। ठीक है, अब ये क्षमता कौन कौन सी हो सकती है। हो सकता है आपकी पढ़ने की क्षमता का अभाव हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि लिखने की क्षमता का अभाव हो जाए, समझ गए बात, हो सकता है लिखने की क्षमता का अभाव हो जाए, हो सकता है कि आपका गणितीय समस्याओं का जो है गणितीय क्षमताओं का अभाव हो जाए, गणित से संबंधित, हो सकता है कि आपका वाक संबंधित हो जाए, यानी बोलने से संबंधित हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि अधिगम में यानी आपके सीखने में जब किसी न किसी क्षमता का, एक से अधिक क्षमताओं का अभाव हो जाए तो उसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। इतनी बात बस याद रखना है। डेफिनेशन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो टाइप्स हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको बस दिमाग में रखनी है। और ये भी याद रखना कि देखो, पढ़ने लिखने, गणित या वाक या जो भी हमारे ब्रेन में कोई ऐसी इंजरी हो जाती है या ब्रेन रिलेटेड कोई समस्या हो जाती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिस वजह से हमें इन चीज़ों में कठिनाई होने लगती है, तो उन्हें हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरी में उनको हम कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ये मत सोचना कि एक व्यक्ति है जो मूक है यानी गूंगा है, एक व्यक्ति अंधा है तो उसको, या एक बालक है जो पिछड़ा बालक है तो उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होगी। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का संबंध हमारे पिछड़े बालक से, मंदबुद्धि से, अंधे होने से, इससे संबंधित नहीं होता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किसी सामान्य बालक को भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात याद रखनी है। और एक बात और याद रखना साथ के साथ कि जो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ शब्द है, ये किसने दिया, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग, ठीक है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो उन व्यक्ति का नाम याद रखना है। सर्वप्रथम 1963 में, 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था। किसने किया था, नाम याद रखना, सैमुअल क्रिक। ठीक बात, इतनी बात याद रख लो। सैमुअल क्रिक ने सबसे पहले अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज के टाइप्स की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो, अदरवाइज आप अपने नोट्स बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स की ओर। ध्यान से सुनना है, कुछ नहीं करना है, अभी तुरंत याद हो जाएगा सारा। ठीक है, सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के दो टाइप होते हैं, दो टाइप है यहाँ पर जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। डिसलेक्सिया हमारा रिलेटेड किससे होता है, सबसे पहला ही प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो डिसलेक्सिया है वो किससे रिलेटेड है। तो याद रखना, जहाँ पे भी आ जाए कि पढ़ने से संबंधित, जहाँ पे भी रीडिंग की बात हो जाए कि बच्चा रीडिंग करने में समस्या प्रदर्शित कर रहा है, वो आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा, सीधी सी बात है। और इसको याद कैसे रख सकते हो, देखो, लेक्सिया मतलब आपका लेक्सिकल वर्ड। ठीक है, लेक्सिया से क्या समझ आ रहा है, लेक्सिकल वर्ड हो गए। तो आपने इंग्लिश पेडागोजी में भी पढ़ा होगा लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं। तो
लेक्सिकल वर्ड समझ आ रहा है ना, जिनका मीनिंग होता है, इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ा होगा तो लेक्सिया से लेक्सिक याद रख लो, मतलब आपकी रीडिंग, पढ़ने से संबंधित जहाँ कठिनाई एक बच्चे को होती है। जैसे कि मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, वहाँ पर जो वो ईशान होता है, जो वो बच्चा होता है, उसको क्या प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया होती है। शब्दों को पहचानने में कठिनाई, शब्दों को क्रम से ना पढ़ पाना, स्वर का लोप कर देना। जैसे कि ऐसे बालक जो हैं वो वॉज को 100 पढ़ देते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक बच्चा वॉज को 100 पढ़ रहा है, या डॉग को वो गॉड पढ़ रहा है। रीडिंग करने में जब उसकी ये प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ना गलत पढ़ रहा है अगर वो शब्दों को, या फिर स्वर का लोप हो जाना। ठीक है, स्वर का लोप हो जाना, स्वर के लोप का मतलब है कि जैसे नाम है तो नाम को मान पढ़ना, उल्टा पढ़ना, या फिर किसी भी वर्ड में स्वर का लोप का मतलब है कि जैसे अगर अजमेर है तो अमेर पढ़ रहा है। समझ गए बात, मतलब स्वर का लोप कर देना, स्वर को ना समझ पाना, शब्द का लोप कर देना, ये सब कुछ क्या है, डिसलेक्सिया से रिलेटेड हो जाएगा। पढ़ने में कठिनाई होना, शब्द उसको उल्टे नजर आते हैं, डी को बी पढ़ देना, ठीक है, वॉज को 100 पढ़ देना, क्यों पी है तो क्यों पढ़ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, आपका डिसलेक्सिया है। इतनी बात बस याद रखनी है। ठीक है, अब देखो डिसलेक्सिया में 2 टाइप है जिनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आता है आपका अलेक्सिया। डिसलेक्सिया में अलेक्सिया आता है, याद रखना, यहां पे भी लेक्सिया है, यहां पे भी लेक्सिया है। अलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, दोनों में क्या आ रहा है, अलेक्सिया आ रहा है। तो याद रखना, रीडिंग से रिलेटेड है दोनों। ठीक है, अलेक्सिया क्या होता है, जहां पर कंप्लीट लॉस हो जाए। ठीक है, अगर ए है, ए फॉर अलेक्सिया है, तो यानी कि रीडिंग में कंप्लीटली लॉस हो जाना। अलेक्सिया में जो बच्चे की कठिनाई है वो ज़्यादा होती है, लॉस हो जाना कंप्लीटली, पढ़ने की क्षमता का पूरी तरह से अभाव हो जाना अलेक्सिया में आ जाएगा। और डिसलेक्सिया पूछेगा तो वो क्या होता है, हमारा पार्शियल होता है, मतलब कि आप जहां पर कहीं ना कहीं बच्चे को ठीक कर सकते हो। ठीक है, और अलेक्सिया में आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली उस चीज का लॉस हो जाएगा। और दूसरा क्या आता है, हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया क्या होता है, ये भी डिसलेक्सिया में ही आता है। यहाँ पर इनएबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड पाया जाता है, मतलब बच्चा समझ नहीं पाता है, मतलब कि रीडिंग जब वो कर रहा है, मान लो कुछ बुक पढ़ रहा है, वहां पर वो कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर पा रहा, मतलब कि समझ नहीं पाता, समझ का अभाव जहां पे पाया जाए वो आपका हाइपरलेक्सिया हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा ब्लैक बोर्ड पे जो भी टीचर ने लिखा है उसको वो समझ नहीं पा रहा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपरलेक्सिया हो जाएगा, जहां पे बच्चे समझ नहीं पाते हैं लिखे हुए को कि भाई इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला कैटेगरी खत्म होता है। पहली कैटेगरी हमने रीडिंग की डिस्कस की। रीडिंग में हमारा डिसलेक्सिया यानी कि आपका पार्शियल है, और अलेक्सिया मतलब आपका कंप्लीट लॉस हो जाना, और हाइपरलेक्सिया का मतलब है कि समझ की शक्ति यहाँ पे बच्चे की नहीं होती है। ठीक, अगले पे आते हैं। अब हमारा सेकंड आता है हमारा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो है वो आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसग्राफिया किससे संबंधित है। तो डिसग्राफिया का संबंध किससे है, राइटिंग से, हमारे लिखने से संबंधित क्या है, डिसग्राफिया है। ठीक है, लिखने से रिलेटेड हो जाएगा डिसग्राफिया। ग्राफिया से क्या याद रख सकते हो, इंग्लिश पेडागोजी में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ग्राफीम। ग्राफीम पढ़ा होगा कि राइटिंग क्या होती है, हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, हमारे ग्राफीम्स होते हैं कुछ, तो ग्राफीम से याद रख लो ग्राफिया। ठीक है, यानी कि हमारी लिखने से संबंधित जो समस्याएं होती हैं। इसमें भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है अग्राफिया। अब जैसे मैंने अलेक्सिया डिस्कस किया वैसे ही अग्राफिया होता है। अग्राफिया का मतलब जहां पे ए लग जाए वहां पे उसका मतलब है कि उस क्षमता में कंप्लीटली लॉस हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना, कंप्लीटली लॉस हो जाना अग्राफिया होता है। और उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, डिसनोमिया। अग्राफिया कंप्लीटली लॉस, और डिसनोमिया क्या है कि जब बच्चा कोई चीज लिखता है तो उसको शब्द या नाम याद नहीं आते हैं, मतलब बच्चा लिखते लिखते उसको शब्दों को वो याद नहीं कर पाता कि मुझे क्या लिखना है। जब बच्चे को शब्द और नाम याद नहीं आते तो वो आपका डिसनोमिया हो गया, जो कि आपके डिसग्राफिया से रिलेटेड है। ठीक है, डिसग्राफिया के अंदर 2 आएंगे, अग्राफिया एंड डिसनोमिया, याद रखना है। ठीक है, और हाँ, राइटिंग से क्या पूछा
देखा जाता है कि लिखने में क्या होता है, पहली बात पेंसिल को पकड़ने में उसको कठिनाई होती है। अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो पेंसिल को पकड़ नहीं पाता है, ऐसे बच्चे जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, उल्टा सीधा लिखना, बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ देना बीच बीच में शब्दों में, ऊपर नीचे लाइन है, मान लो ये इंग्लिश की कॉपी में लाइनें हैं तो लाइनों में ए बनाने के बजाय बच्चा ए ऐसे लिख रहा है, या बहुत ज़्यादा बी को ऐसे डी लिख दे रहा है, ठीक है, मान लो उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो बच्चे लिखते हैं राइटिंग के अंदर क्या है आपका, ये डिस्ग्राफिया से संबंधित हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हमारा डिस्ग्राफिया कंप्लीट होता है, अग्राफिया, डिस्नोमिया, 2 टाइप होते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे डिस्कैल्कुलिया के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं डिस्कैल्कुलिया के बारे में। डिस्कैल्कुलिया जैसे कि आपको पता होगा, डिस्कैल्कुलिया आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्कैल्कुलिया यहाँ पर हमारे गणित से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यह आपका किससे रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखनी है, अगर एक बच्चा मैथ्स के समस्याओं को नहीं कर पाता है, शब्दों को नहीं समझ पा रहा, जो भी संख्याएं हैं उनके क्रम को नहीं समझ पा रहा, काउंटिंग नहीं कर पा रहा है, या फिर वो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन इन चीज़ों में गलती कर रहा है, प्लेस वैल्यू नहीं समझ पा रहा है, वो एक तरह से जो है आकृतियों के बारे में नहीं समझ पा रहा है, विजुलाइज नहीं कर पा रहा है, मतलब कि सीधी सी बात है कि गणित में अगर कोई समस्या उसको हो रही है वो आपका डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा। कैलकुलिया से याद रखना कैलकुलेशंस करना, जब बच्चा कैलकुलेशंस करता है, ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज़ हम मैथ्स के समस्याओं को सॉल्व करने में करते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हो कि डिस्कैल्कुलिया हमारा गणित से संबंधित समस्या हो जाएगी। इसके अंदर हमारा आता है अकैल्कुलिया, ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या आता है, अकैल्कुलिया आता है। तो मैंने क्या बोला था कि जहां पे भी ए वाला आ जाए इसका मतलब है कि वहां पर कंप्लीटली उसका लॉस हो जाना। जब समस्याओं में कंप्लीटली बहुत ज़्यादा जो है इनएबिलिटी होती है, कंप्लीटली लॉस हो जाता है, तो वो आपका अकैल्कुलिया हो जाएगा। दोनों का सेम ही है, कैलकुलिया कैलकुलिया, तो आप याद रख सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं अगले वाले की तरफ। यहाँ पे हमारा रीडिंग से हो गया, हमारे राइटिंग से रिलेटेड हो गया, हमारे मैथमेटिकल से रिलेटेड हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये डिस्प्रैक्सिया और अप्रैक्सिया क्या होता है। कई बार पेपर में डिस्प्रैक्सिया आता है, कई बार पेपर में अप्रैक्सिया आता है, दोनों सेम ही हैं, एक ही चीज़ से संबंधित हैं। ये जो दोनों हैं ये हमारे जो गतिक कौशल होते हैं उनसे संबंधित है। यानी कि आपका जो डिस्प्रैक्सिया है, अगर मैं डिस्प्रैक्सिया की बात करूं या अप्रैक्सिया, ये दोनों ही किससे रिलेटेड है, आपके गतिक कौशल से संबंधित है, ठीक है। गतिक कौशल का मतलब आपके मोटर एबिलिटी, गतिक कौशल मतलब कि सूक्ष्म गतिक कौशल, आपने फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि गतिक कौशलों में समन्वय नहीं कर पाता है बच्चा, जो है हाथ और आँख का, यानी आई एंड जो हैंड है उसके बीच का वो जो एक कनेक्शन है, जो एक उसके बीच का संबंध है, उसके बीच वो एक तरह से समन्वय नहीं बिठा पाता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। तो ये जो रिलेटेड हो जाएगा हमारा डिस्प्रैक्सिया, वो हमारे जो समन्वय गतिक कौशल है, गतिक कौशल याद रखिएगा, हमारे जो मोटर स्किल्स होते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल और जो हमारे जो स्थूल गतिक कौशल होते हैं उससे संबंधित डिस्प्रैक्सिया और अप्रैक्सिया होता है। अब डिस्प्रैक्सिया और अप्रैक्सिया में क्या है, एक है आपका डी फॉर डिस्प्रैक्सिया, एक है आपका ए फॉर अप्रैक्सिया। तो मैंने क्या बताया था कि अगर डी है तो इसका मतलब है कि डिस्प्रैक्सिया, इसमें क्या होता है कि कौशलों में जो कमी है उसे हम ठीक कर सकते हैं एक हद तक, जो पार्शियल लॉस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अप्रैक्सिया जो है वो कंप्लीट लॉस हो जाना उस चीज़ का, बहुत ज़्यादा जो समस्या हो जाती है ब्रेन इंजरी के कारण, दिमागी किसी ना किसी प्रकार की इंजरी हो जाना, उस वजह से अप्रैक्सिया हो जाता है। लेकिन दोनों किससे संबंधित है, आपके गतिक कौशलों से संबंधित है। इससे रिलेटेड एक चीज़ और आता है कि यहाँ पर बच्चा रेखांकन
रेखांकन और चित्रांकन करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है। मतलब रेखांकन चित्रांकन का मतलब है कि ड्राइंग बनाने में उसको, ड्राइंग बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि हाथ का कोऑर्डिनेशन चाहिए, उंगलियों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। ड्राइंग बनाने में हमें अपने आँखों का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो बच्चा इस वजह से चित्र नहीं बना पाता है, चित्रांकन और रेखांकन नहीं कर पाता है। तो ये आपका डिस्प्रैक्सिया से संबंधित हो जाएगा। डिस्प्रैक्सिया के बारे में बस एक ही बात याद रखना कि हमारे गतिक कौशल होते हैं, यानी कि बच्चा खेल नहीं खेल पाता है। मान लो बॉल को कैच करना है तो बॉल को कैच नहीं कर पा रहा है, वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, फुटबॉल खेलने में डिफिकल्टी हो रही है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, कपड़े नहीं पहन पाते हैं बच्चे, अपना जैसे खुद से काम करना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, इन चीज़ों में उनको क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ये हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, हमारे जो फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, जो संवेदी हमारी क्रियाएं होती है, गतिक कौशल होते हैं, उनसे संबंधित हो जाता है डिस्प्रैक्सिया और अप्रैक्सिया। अप्रैक्सिया में क्या होता है, कंप्लीटली लॉस हो जाना, और डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, जहां पर आप जो है काफ़ी हद तक ठीक भी कर सकते हो, जहाँ पे चांसेस है कि आप इसको प्रॉपर ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्रैक्सिया अप्रैक्सिया यहाँ पे फिनिश होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा अगला हमारा आता है डिस्फेजिया और अफेजिया। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिस्फेजिया अफेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया अफेजिया क्या होता है, देखो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में भी वही पूछा जाता है, और इसीलिए आपको बस याद रखना है कि इसका मतलब क्या है। बस यही पूछा जाता है कि अफेजिया और डिस्फेजिया किससे संबंधित है। तो याद रखना कि हमारे स्पीच में जब भी स्पीच की बात आ जाए, जब भी बात आ जाए वाक की, वाक मतलब हमारी बोलने, जहाँ पे भी आपका कम्युनिकेशन आ जाए, कम्युनिकेशन में मतलब सीधी सी बात है कि वाक संबंधित यानी वाणी से संबंधित, बच्चा बोलने में कठिनाई हो रही है, उसको बोलने में कठिनाई हो रही है, या दूसरों की बात को समझने में उसको कठिनाई हो रही है, समझ रहे हो। मतलब एक बच्चा जो है उसको वाक में कठिनाई हो रही है, बोल नहीं पा रहा है, जो उसको कहना है वो कह नहीं पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और सामने वाला इंसान जो उससे कह रहा है उस चीज को समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में उसको क्या है, डिस्फेजिया है। डिस्फेजिया हमारे जो वाक संबंधित प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड होता है, हमारे बोलने से संबंधित जो भी हमारे एक इनएबिलिटी होती है वो हमारा डिस्फेजिया होता है। और अफेजिया में क्या होता है, ये भी हमारा बोलने से संबंधित होता है, हमारे कम्युनिकेशन, हमारी स्पीच से संबंधित होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लॉस हो जाना ज़्यादा, कंप्लीटली लॉस हो जाना ज़्यादा सीवियर होता है। ये कंडीशन कब होती है, जब थोड़ा ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए, कंप्लीटली लॉस हो जाए, तो वो आपका अफेजिया हो जाएगा। डिस्फेजिया भी यही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल लॉस है। ठीक है, तो दोनों ही जो है डिस्फेजिया अफेजिया, ये हमारे बोलने, हमारे स्पीच से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डन हो गया रीडिंग, हमारा राइटिंग, उसके बाद हमारा मैथमेटिकल, उसके बाद हमारा मोटर एक्टिविटी, मोटर स्किल से संबंधित, उसके बाद हमारा स्पीच रिलेटेड। तो हमारा स्पीच रिलेटेड तक यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद कुछ और है यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे डिसेबिलिटीज जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है, कई बार ऑप्शन में दे देता है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन में दे दिया जाता है डिस्थीमिया के बारे में। डिस्थीमिया जो होता है वो होता है कि किसी व्यक्ति को एक तरह से अवसाद की स्थिति, या फिर एक व्यक्ति जो है जिसको कह सकते हैं कि डिप्रेशन रहना, एक तरह का माइल्ड डिप्रेशन जो होता है वो आपका क्या है, डिस्थीमिया होता है। ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन होना। ठीक है, मतलब अवसाद की स्थिति इसको हम कह सकते हैं, अवसाद की स्थिति होती है। एक व्यक्ति जो है वो खुद से ही बहुत ज़्यादा क्या रहता है, अपने अंदर ही अंदर उदास रहना एक तरह से। ठीक है, मतलब कि उदास रहने की स्थिति हो जाती है, मूड उसका सही नहीं रहता है, डिप्रेशन एक तरह का हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति को काम करने में मन नहीं लगता है, उदास रहना काफ़ी समय समय तक, और यहाँ पे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि भाई उसको ये डिप्रेशन है। ठीक है, तो एक तरह की क्या है, आपकी अवसाद कहते हैं इसको, या हिंदी में मुझे हिंदी याद नहीं आ रही है, डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है थोड़ी बहुत, जहाँ पे व्यक्ति जो है वो उदास सा रहने लगता है। ठीक है, अपने ज़्यादा वो काम में ध्यान नहीं लगा पाता है, और ज़्यादातर ऐसा मूड होता है कि उदास रहता है, इतना याद रखना। ठीक है, तो डिस्थीमिया हमारे किससे रिलेटेड हो जाएगा, हमारे मूड से रिलेटेड हो गया। अवसाद की स्थिति होती है, माइल्ड एक तरह का डिप्रेशन होता है यहाँ पे व्यक्ति को। ठीक है, तो ये आपका डिस्थीमिया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया को हम कहते हैं भ्रम की स्थिति,
ये क्या होती है, हमारी भ्रम की स्थिति होती है। भ्रम की स्थिति का मतलब है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है ना वो खुद को ही लेकर के भ्रम में रहता है। मतलब उस व्यक्ति को लगता है कि मेरे हाथ छोटे हैं क्या, मतलब खुद के बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है। उसको लगता है कि शायद मेरा फेस ऐसा है, या उसको लगता है कि मेरे हाथ छोटे हैं, उसको लगता है कि मेरे पैर ऐसे हैं, उसको लगता है कि मेरा फेस ऐसा है। तो यानी कि यहाँ पर व्यक्ति अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति में रहता है, अपने शरीर को लेकर के कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो ज़्यादातर ये हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है। तो एक व्यक्ति जब इस तरह से भ्रम की स्थिति में रहता है, कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है, तो उसको हम कहते हैं डिसमोर्फिया। ठीक है, क्या कहते हैं, डिसमोर्फिया कहते हैं। ओके, अब अगला आता है हमारा डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया हमारी किससे रिलेटेड है, ग्रामर से। ये आपके लिखने से संबंधित, यानी कि इसका ही पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिसऑर्थोग्राफी हमारे ग्रामर एंड स्पेलिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, वर्तनी में उसको कठिनाई होती है यहाँ पर व्यक्ति को, मतलब कि स्पेलिंग्स को गलत तरीके से लिखता है, ग्रामर का यूज अच्छे से नहीं कर पाता है। जैसे अगर उसको लिखना है आई गो टू स्कूल, अगर एक व्यक्ति को लिखना है आई गो टू स्कूल, तो वो व्यक्ति लिखता है आई, मान लो ये आई है तो इसको लिखेगा आई, गो है, गो टू है तो उसको वो लिखेगा गॉड। ठीक है, गॉड टू लिख देगा, या स्कूल है तो एस की यू एल लिखेगा। मतलब इस तरह से क्या है कि ग्रामर में और स्पेलिंग में बहुत गलतियां करता है। तो जो भी आपके स्पेलिंग से रिलेटेड वर्तनी संबंधित कठिनाई होती है वो हमारे डिसऑर्थोग्राफिया का पार्ट होती है। इतना बस याद रखना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको ये चीज़ याद पता होनी चाहिए कि डिसऑर्थोग्राफिया में बेसिकली क्या है। तो आपका यही है कि ग्रामर स्पेलिंग में कठिनाई हो जाती है, इस तरह से गलत लिखता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अगला पॉइंट। अगला हमारा पॉइंट आता है एडीएचडी। एडीएचडी की फुल फॉर्म याद रखना है आपको, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब देखो नाम से ही आपको इसका मतलब पता चल जाएगा यहाँ पे क्या होता है। अटेंशन मतलब कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर ध्यान नहीं लगा पाता है। मतलब एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन एक चीज़ पर अटेंशन नहीं दे पाता है, बार बार किसी भी हाथ को यूं ही मारना चलाना, या एक तरह का क्या होता है यहाँ पर हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उनके अंदर मूड स्विंग्स होते हैं, है ना, अचानक से गुस्सा हो जाना। ऐसे बच्चे जो होते हैं क्लासरूम में बहुत ज़्यादा एक तरह का इनडिसिप्लिन भी क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपका एडीएचडी है, बेसिकली आपके मूड से रिलेटेड है यहाँ पे एडीएचडी। यहाँ पे व्यक्ति जो है वो एक जगह पे कंसंट्रेट यहाँ पे बच्चा नहीं कर पाता है, काम को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाता है, और बार बार उसका अटेंशन जो है वो क्या होते हैं, ध्यान उसका बहुत भंग होता है, एक जगह पे वो सोच नहीं पाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बस आपको नाम याद रखना है, इसके बारे में आपको बस इतना पता रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये डन हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या है, बार बार एक तरह से क्या करना, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी वाली क्रियाएं करते हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाते हैं। कई बार मूड स्विंग्स होता है ना, बिल्कुल रोने लग जाते हैं, उदास हो जाना, गुस्सा हो जाना, इस तरह से बच्चों के अंदर ये समस्या या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है हमारा ऑटिज्म। ऑटिज्म देखो क्या होता है, जिसको स्वलीनता कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह का न्यूरोलॉजिकल एक तरह का विकार हो सकता है, ये जन्म से भी हो सकता है, जहाँ पे व्यक्ति क्या होता है कि समाज में लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता है। बेसिकली आपका सामाजिक जो अंतःक्रिया होती है, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाता व्यक्ति बहुत अच्छे से। बेसिकली मेन सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका जो है वो इसी पे पड़ता है, सामाजिक अंतःक्रिया बच्चा नहीं कर पाता है। जैसे कि एक सीरियल आता था जी टीवी पे, उस सीरियल का नाम था आपकी अंतरा, जिसमें एक अंतरा नाम की लड़की थी, वो जन्म से ही ऑटिस्टिक चाइल्ड थी, उसको यही प्रॉब्लम थी। यहाँ पर वो क्या करती थी कि अपने आप में ही रहना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाते सोसाइटी में। और एक और चीज़ है कि ये रिपीटेड तरीके से बार बार किसी भी काम की पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक है, या अगर एक चीज़ है तो एक ही चीज़ पे ध्यान लगाने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा पुनरावृत्ति करते हैं किसी भी काम में। बहुत ज़्यादा अगर साउंड है, शोर है, तो शोर की वजह से बहुत ज़्यादा इनका ध्यान बहुत जल्दी भंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो ऑटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पे बच्चा
आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है लोगों के साथ, घुलना मिलना नहीं कम होता है उसका, अपने आप में रहते हैं, पुनरावृत्ति करना चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करता है ऑटिज्म। ठीक है, सो आई होप कि गाइज आप लोगों को ये सारी चीज़ें पॉइंट क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, सो अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ पे हम लोग अभी सेशन को एंड करते हैं। एंड कोई भी अगर आपको इन किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोई आपको फीडबैक देना है तो वो भी मुझे बताइएगा, ज़रूर अपना फीडबैक आप दिया करें मुझे। ठीक है, और चैनल पे पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सेशन को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।